तो टॉप व्यू में जाता हूँ मैं और यहाँ पे एक सर्कल लेते हैं, एक सर्कल लेते हैं, Alt G, और जो कैमरे का पोजीशन है राइट हियर, यहाँ तक हम लोग इसको स्केल करेंगे और इसको फिर मैं ऊपर की तरफ ले जाऊँगा और यहाँ से मैच करूँगा। ठीक है, जो कैमरा है जहाँ पे, ठीक है। तो अभी जो कैमरा है इसको हम लोग पॉइंट कर देते हैं कहाँ, जो अपना फोकस ऑब्जेक्ट है उधर, ठीक है। तो फोकस ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, मैं जाऊँगा कंस्ट्रेंट्स में, ठीक है, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट्स, और यहाँ पे आपको मिलेगा, पहले काम करते हैं इसको जहाँ ना कर्व पे चलाते हैं। तो यहाँ पे है फॉलो पाथ, ठीक है। ये अपना जो कर्व है ये कैमरा का पाथ है, इसको रीनेम कर देते हैं कैमरा पाथ, ठीक है। और इसके कंस्ट्रेंट में जाके देते हम लोग कैमरा पाथ, ठीक है। ये आ गया, इसका पोजीशन जो है रीसेट कर देंगे Alt G, वो आ जाएगा। और जो इसके बाद डाल देते हैं ट्रैक 2, और ट्रैक 2 में हमारा जो फोकस ऑब्जेक्ट है वो रहेगा। तो कहाँ, ठीक है, तो दिख ही रहा है। तो अभी हम लोग जहाँ पे भी इसको रखेंगे वहाँ पे ये काम करेगा। सपोज़ कि यहाँ पे रखा मैंने, Shift S, सिलेक्शन टू कर्सर, कैमरा वहाँ पे देख रहा है, एकदम ग्राउंड पे देख रहे हैं हम लोग इसको, लगता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग ऑफसेट कर सकते हैं इसको इस तरीके से। तो ऑब्वियसली काफ़ी रेंडर में देखें तो क्या दिख रहा है, वाह, दीपावली के दिए, वाह। और इस तरीके से हम लोग इसको एनिमेट कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर पाथ को छोटा करेंगे तो वो जूम का इफेक्ट देगा। जैसे अगर मैं कैमरा पाथ लूँ, इसको मैं स्केल करूँ तो ये इस तरीके से जूम करेगा, ठीक है। तो एक तो इसको मैं ऊपर लेता हूँ पहले, क्योंकि अपने को इतना ज़्यादा बैकग्राउंड नहीं दिखाना, मेरे को मैक्सिमम जो दिखाना है वो दिया दिखाना है। तो इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक कि मैं दिखाने वाला हूँ, ओके। और जो फोकस ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे लेते हैं, Shift S, सिलेक्शन टू कर्सर, अभी देखते हैं। तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो अभी मैं कैमरा का जो पाथ है उसको थोड़ा नीचे लूँगा, ऐसा, ठीक है। और कैमरा को सेलेक्ट करेंगे, इसमें कुछ की फ्रेम्स, जो अपना एनिमेशन है वो मैं छोटा ही रखता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं रख सकता क्योंकि सबको रेंडर भी करना पड़ेगा। 125 मे बी, लेट्स से स्टार्ट्स फ्रॉम 0, ओके। तो 0 पे जाएंगे और ऑफसेट देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक अपने को जाना है, यहाँ से, ओके। यहाँ पे मैं एक इंसर्ट की फ्रेम करता हूँ और हम लोग आते हैं 120th पे, 125th पे, और फिर इसको मूव करते हैं ऐसे, ठीक है, ओके। इंसर्ट की फ्रेम। और सबसे पहली चीज़ कि ये जो, अगर मैं इसको एनिमेट करूं तो कुछ इस तरीके से एनिमेट होगा। यहाँ पे ऑलरेडी इसने की फ्रेम के बीच में एक ईज़ टाइप का जो इंटरपोलेशन है वो डाल दिया। तो हम लोग जाएंगे ग्राफ एडिटर में, सब कुछ सेलेक्ट करेंगे और फ्रेम सेलेक्टेड करेंगे, और ये जो कर्व का इंटरपोलेशन है उसको करेंगे वेक्टर, ये लीनियर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये दिखेगा। प्लस हम लोग इसको क्या करेंगे, जो अपना बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा यहाँ पे निकल रहा है, तो इसको हम लोग इधर करेंगे, इसको ऐसा, ताकि ये दिखता रहे, ठीक है, इस तरीके से। मेन, ठीक है। और थोड़ा सा जूम करने के लिए हम लोग जो कैमरा पाथ है इसको स्केल भी करेंगे। तो 0, और यहाँ पे इसका स्केल है, तो स्केल को हम लोग लॉक नहीं, इसको एनिमेट करेंगे और जाएंगे यहाँ
इसको ऐसे जूम करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे भी की फ्रेम सेट कर देंगे। तो प्ले करते हैं अभी इस तरीके से, फिर से वही इसका प्रॉब्लम। तो ये सेलेक्ट करेंगे, इसका की फ्रेम कहाँ गया, कैमरा है तो इसके अंदर, ओके दिख नहीं रहा सिर्फ, कोई बात नहीं, हम लोग सब कुछ सेलेक्ट करेंगे और फ्रेम सेलेक्टेड करेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद कर देंगे वेक्टर, ठीक है। अभी देखते हैं, तो इस तरीके से ये एक एनिमेशन हमारा रेडी हो गया है, ठीक है। अभी भी जो थोड़ा सा जो अपना बैकग्राउंड है वो निकल रहा है सॉरी लास्ट में, तो इसको हम लोग डुप्लीकेट करके इधर लगा सकते हैं, शिफ्ट डी, और इसको इधर कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो वो कम्प्लीटली इधर फिल हो जाएगा, और ये आ गया अपने दिए के ऊपर, तो उस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा, है दिए के ऊपर तो नहीं है, कुछ नहीं है दिए के ऊपर, तो फिर ऐसा क्यों दिख रहा था, ठीक है। इसको नीचे लेते हैं, ऐसा कुछ 2-4 लाइट्स दिख रहा हो बस, ठीक है। यहाँ पे मैं कैमरे का एफ स्टॉप भी जो है थोड़ा सा एनिमेट करूँगा, तो ये ऑन किया, और स्टार्टिंग में यानी कि जब थोड़ा वाइड हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे इसको हम लोग थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, मतलब मे बी 1.1 ही रखते हैं, चलो थोड़ा इस तरीके से, और ये क्लियर यहाँ पे दिख रहा है। एक काम करते हैं, अपने को जो फोकस ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे, ये फ्लेम के ऊपर है, और हम लोग इसको रखेंगे, मान लीजिए जो सरफेस है दिएगा यहाँ पे, तो क्लियर दिखना चाहिए, थोड़ा बहुत ये भी क्लियर दिखना चाहिए। हालांकि अपने को ये भी बढ़ाना पड़ेगा सैम्पल्स, तभी, नहीं तो अगर डीनॉइज करेंगे तो सब डिटेल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, देखेंगे बाद में, ओके। तो कैमरा, ओके, तो यहाँ पे मैं इसको एनिमेट करूँगा, कैमरा सेलेक्ट किया, कैमरे के अंदर ये जो एफ स्टॉप है ये एनिमेट कर सकते हैं। तो अभी ये हूँ मैं 1 पे 0, यहाँ पे मैं इसको करूँगा इंसर्ट की फ्रेम, और लास्ट में भी यहाँ पे हम लोग इसको 2.8 कर देते हैं जो था, इंसर्ट, और फोकस ठीक है, स्लोली फोकस करेगा, एफ स्टॉप चेंज होगा ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया। अभी अगर हम लोग एक सिंपल रेंडर करें थोड़ा हाई रेज में, तो देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। अपने को थोड़ा बहुत डिटेल्स यहाँ पे दिखना चाहिए, जो मेन अपना जो जहाँ पे फोकस है। अगर आप स्टिल इमेज यूज़ कर रहे हैं तभी हम लोग डेप्थ ऑफ फील्ड यूज़ करेंगे। अगर हमें एनिमेशन में करना तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है अपने को, तो उसके लिए हम लोग को मल्टीपास रेंडर करना पड़ेगा, जिसमें कि जी डेप्थ हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए फ़िलहाल एक टेस्ट देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। तो मैं जाऊंगा यहाँ पे, और जो मैक्स सैम्पल्स है वो मैं लेट्स से 100 कर देता हूँ, और जो रेजोल्यूशन है वो कितना है वो उसको मैं फुल करता हूँ, और देखते हैं कि एक फ्रेम कैसा दिख रहा है। ओके, F12, ओके। तो डिटेल्स निकल गए यहाँ पे क्योंकि डी नॉइज़ की वजह से, और दूसरा अपना ये टेक्सचर काफ़ी ज़्यादा लो रेज लग रहा है, बट क्या करें, अपने पास फ़िलहाल कोई टेक्सचर नहीं है, इतने में ही काम चलाना पड़ेगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि
कंपोजिटिंग कैसे करते हैं, अगर अपने को स्टिल इमेज निकालना है तो, ठीक है। अगर एनिमेशन करना है तो फिर तो मल्टीपास इंपॉर्टेंट है, बट फिलहाल मैं आपको, अगर मान लीजिए आपको एक स्टिल इमेज निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे। तो सपोज़ ऐसा मैं लेता हूँ एक फ्रेम और इसको रेंडर कर लेंगे, ठीक है। रेंडर करने के बाद हम लोग इसको कंपोजिट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ जाते हैं स्टार्टिंग में एक फ्रेम देके, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि जो परफॉर्मेंस के अंदर आप जाएंगे तो परफॉर्मेंस में आपको ये मिलेगा थ्रेड्स, ये सब टाइल्स, मैं टाइल्स में करूँगा, देखते हैं। और इसको हम लोग मे बी 256 या 512 देखते हैं, 512, और परसिस्टेंट डेटा भी ऑन कर देते हैं ताकि थोड़ा फास्ट हो रेंडर। और क्या चाहिए अपने को, और अभी हम लोग जो डिनॉइज़ है ये यहाँ से ऑफ़ कर देते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे कि जो डिनॉइज़ है वो हम लोग कंपोजिटिंग में करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग जाएंगे व्यू, इसमें आउटपुट में, व्यू लेयर में, और यहाँ पे हम लोग को ऑन करना पड़ेगा डिनॉइजिंग डेटा, ठीक है। फ़िलहाल इतना ही ऑन करते हैं, बाकी मैं बाद में दिखाता हूँ। और यहाँ पे जो रेंडर है इसका डिनॉइज़ मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, ठीक है। इसको सेव करते हैं और इसको रेंडर होने देते हैं। तो ये रेंडर हो गया है और ये काफ़ी नॉइज़ी है, जैसा कि आप देख सकते हैं, क्योंकि अपने पास जो मैंने जो सैम्पल्स यूज़ किए हैं बहुत ही कम है, ठीक है। वो 100 सैम्पल्स ही हैं, जबकि अगर फाइनल रेंडर करने के लिए आप जाएंगे तो कम से कम 1000-2000 सैम्पल्स रखेंगे, तभी एक अच्छा डिसेंट क्वालिटी इमेज आप यहाँ से जनरेट कर पाएंगे, ओके। और उसके लिए आपको बहुत ही हैवी ग्राफिक्स कार्ड और प्रोसेसर चाहिए होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने ये पास भी यहाँ से ले लिया है, और अभी हम लोग इसको चाहते हैं कंपोजिटिंग में, और दिखाता हूँ मैं आपको क्या करना है यहाँ पे। तो मैंने इसको थोड़ा सा अपना जो लेआउट है वो चेंज किया हुआ है, कुछ नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पे कंपोजिटिंग में इमेज के ऊपर मैं नोड्स कनेक्ट नहीं करना चाहता, ठीक है। तो ये अलग अलग है। यहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं कंपोजिटर नोड ट्री, ठीक है। यहाँ भी है, यहाँ भी है, कोई बात नहीं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी नॉइज़ी है, राइट, बट इसको डिनॉइज़ करने के लिए बहुत ही आसान है। हम लोग सिंपल एक डिनॉइज़ नोड लेंगे, और यहाँ पे एक चीज़ हम लोग देखने हैं कि जो अगर आपके पास जीपीयू है तो कहाँ गया, टूल्स, व्यू, ऑप्शंस, यहाँ पे अगर आपके पास जीपीयू है तो इसको जीपीयू में सेलेक्ट कर लें ताकि थोड़ा ये फास्ट रेंडर हो, ठीक है। तो इसको कनेक्ट करते हैं इमेज से ये, और जो एल्बेडो है इसको एल्बेडो से कनेक्ट करेंगे, और जो नॉर्मल है वो नॉर्मल से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है, ओके। तो ये डिनॉइज़ हो गया, ठीक है। अभी मुझे इसमें थोड़ा ग्लो डालना है, तो ग्लो डालने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एक ग्लेयर नोड ले सकते हैं, ग्लेयर या ब्लूम, सेम ही है, इसी के अंदर आता है ये। अगर आप जाएंगे तो इसमें बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं, फॉग ग्लो, घोस्ट, वो, तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे ब्लूम। तो ब्लूम यहाँ पे डालते हैं, यहाँ बीच में डाल देंगे, और ये कैलकुलेट कर रहा है, यस, ये आ गया यहाँ पे। तो इसको देखेंगे कि ये क्या आउटपुट कर रहा है, हाइलाइट्स। ये चूँकि डिनॉइज़ के बात कर रहा है तो ये काफ़ी टाइम लेगा, बार बार उसको डिनॉइज़ करता है, ठीक है। इसको मैं अगर एम दबाएं तो ये म्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ वो देख पाएंगे जो हाइलाइट्स सेलेक्ट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये थ्रेशोल्ड है, कितना हाईलाइट सेलेक्ट करना है, ठीक है, और ये कितना इसको स्मूथ करना है, और ये है ग्लेयर एक्चुअली, जो बहुत ज़्यादा, इसको मैं थोड़ा छोटा करूँगा साइज़ ऐसे, और स्ट्रेंथ को हम लोग बढ़ा सकते हैं मे बी 2, अभी भी ज़्यादा लग रहा है मेरे को साइज़, तो साइज़ को छोटा करते हैं ऐसा, ठीक है। अभी देखते हैं, तो कुछ इस तरीके से, और काफ़ी ज़्यादा लाइट लग रहा है मेरे को लगता है, और थोड़ा डार्क होना चाहिए था, ठीक है।
तो यहाँ से हम लोग एक कलर करेक्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पे कर्व्स हैं, यहाँ पे क्या कर्व्स, RGB कर्व्स हैं, RGB कर्व्स। इसमें थोड़ा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर सकते हैं हम लोग इस तरीके से, एस कर्व, राइट। और फिर देखते हैं इसको, तो ये दिख तो रही है, कंपोजिट में भी आउटपुट ऐसा देगा। थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा कम करते हैं, मे बी ग्लेयर इसके ऊपर डालना चाहिए था। ठीक है, अभी डिनॉइस को एक बार अनम्यूट करते हैं, और ये डिनॉइस कर रहा है, और कुछ इस तरीके का रिज़ल्ट आया है यहाँ पे। ठीक है, तो मे बी इसको इधर लेते हैं, हटाओ इसको, डिनॉइस को पहले बंद, ग्लेयर इस तरीके से। तो ये काफ़ी क्रश कर दे रहा है मुझे लगता है RGB कर्व्स, या शायद ग्लेयर की वजह से आ रहा है। यस, मे बी स्ट्रेंथ अगर 1 रखें तो खैर ठीक है, इतना। इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, और भी यूज़ कर सकते हैं। फॉग ग्लो कैसा दिख रहा है, सेम ही है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सैम्पल्स और आप बढ़ाइए, और उसके बाद फिर आप एक बेटर इमेज क्वालिटी यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। और डिनॉइस हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने एक बार डिनॉइस रेंडर में कर दिया ना, तो फिर बहुत ही मुश्किल होता है। एक हम लोग रेंडर करते हैं, थोड़ा क्लोज जाके देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो ऑब्वियसली अपने को ये रेंडर करना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया रेंडर, और इसमें थोड़ा बहुत सरफेस डिटेल मालूम चल रहा है। मैंने सैम्पलिंग यूज़ किया है 100, बट इट्स नॉट इनफ। ठीक है, तो डिनॉइस अगर हटाए तो ऐसा दिखता है ये। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि अगर स्टिल इमेज है तो यहाँ से तो काम चल सकता है डेप्थ ऑफ फील्ड ऑन करके, बट अगर आप एनिमेशन रेंडर करना चाहते हैं तो भाई साहब ये बहुत ही महंगा पड़ेगा, क्योंकि जितना एक फ्रेम को रेंडर होने में लगेगा उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए टोटल नंबर ऑफ फ्रेम से, और ये काफ़ी लंबा हो जाता है। तो एक चीज़ हम लोग करेंगे कि जो डेप्थ ऑफ फील्ड है कैमरा का वो ऑफ़ कर देंगे। मैंने ऑफ़ कर दिया था, बट ऑफ़ कर देंगे। और जो पासेस हम लोग जाएंगे आउटपुट में, यहाँ व्यू लेयर में सॉरी, और यहाँ पे हम लोग ऑन करेंगे डेप्थ पास, और जो डेप्थ पास है उससे हम लोग डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट करेंगे कंपोजिटर के अंदर। ठीक है, तो इसके अलावा और क्या क्या ले सकते हैं हम लोग, मिस्ट फॉग, अगर इन्वायरमेंट है तो उसमें फॉग जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं, बट दिखने में काफ़ी सिमिलर लगता है ये डेप्थ का, बट हम लोग मिस्ट इसमें यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, पोजीशन डेटा हमें नहीं चाहिए, नॉर्मल नहीं चाहिए, वेक्टर चाहिए। अगर मोशन ब्लर थोड़ा बहुत डालना है तो मैं चाहता हूँ थोड़ा बहुत मोशन ब्लर, तो मैं इसको ऑन रखूँगा। और डिनॉइजिंग डेटा चाहिए। इसके अलावा जो पासेस हैं वो मुझे चाहिए डिफ्यूज़, ग्लॉसी और ट्रांसमिशन। वॉल्यूम इसमें है ही नहीं तो मैं वॉल्यूम यूज़ नहीं करूँगा। इमिशन चाहिए, क्योंकि अपना जो फ्लेम है वो इमिसिव है तो इसको ऑन रखेंगे। इसके अलावा इन्वायरमेंट नहीं चाहिए। एम्बिएंट ओक्लूजन आई डोंट नो इसको लेना है कि नहीं, बट ठीक है, ओके। क्रिप्टोमैट बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि इससे सिलेक्शन करना काफ़ी, किसी ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन आपको यहाँ पे बनाया हुआ मैट मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट और मटेरियल ले लेता हूँ। ठीक है, ऑलराइट। तो रेंडरिंग यहाँ पे परफॉर्मेंस, यहाँ पे लाइट पाथ में चेक करते हैं। अगर कॉस्टिक्स नहीं चाहिए अपने को, ये एक ऑप्शन है फास्ट GI अप्रॉक्सीमेशन, ये एक बार टेस्ट करेंगे कि ये कैसा रिज़ल्ट दे रहा है अपने को। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक बार इसको रेंडर करके देख लेता हूँ, इसको सेव करता हूँ इस फाइल को, और एक बार सेव इंक्रीमेंट। ओके, तो
ये ऑप्शन ऑन करके देखते हैं, थोड़ा रेंडर टाइम बचेगा। अगर अपना जो क्वालिटी है, विजुअल क्वालिटी अगर सेम ही है तो फिर हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो देखते हैं कि ये फास्ट जीआई की जगह पे ये फुल ग्लोबल इल्यूमिनेशन फुल जीआई की जगह पे अगर हम लोग ये यूज़ करें लाइट पाथ में फास्ट जीआई अप्रॉक्सीमेशन, तो ये कैसा रिज़ल्ट देता है। ओके, और मैं बाउंसेस जो है वो रखता हूँ 2, ठीक है। अभी देखते हैं रेंडर करके, इसको सेव करता हूँ मैं और एक फ्रेम रेंडर करते हैं। तो ये रेंडर हो गया और इसमें मुझे तो कुछ खास डिफरेंस नहीं दिख रहा, ठीक ठाक ही दिख रहा है। तो हम लोग इसको यूज़ कर लेंगे फास्ट जीआई को, ठीक है। कंपोजिटिंग में जाते हैं, अपने पास ये सारे पासेस हैं। तो अगर एक बार हम लोग चेक करें डिनॉइजिंग में ये कैसा दिखता है, तो इसको मैं अनम्यूट करता हूँ इस नोट को और देखते हैं कैसा रिज़ल्ट देता है। कंपोजिटर जीपीयू सेलेक्ट है, राइट। तो ये हो गया। डिनॉइस करने के बाद ना डिटेल्स निकल जाते हैं, बट फिर भी थोड़ा बहुत डिटेल यहाँ दिख रहा है। अपने को सैम्पल्स ज़्यादा चाहिए, ओके, उसके लिए कंप्यूटेशन पावर चाहिए। ऑलराइट, कोई बात नहीं। तो अभी हम लोग डिनॉइस को म्यूट करेंगे और यहाँ पे हम लोग लेंगे एक फाइल आउटपुट नोड और इसको मैं सेव करूँगा कहाँ पे, या न्यू, इसके अंदर। और जो फाइल नेम है वो मैं दे देता हूँ यहाँ। अगर हम लोग जाएंगे और नोड सेलेक्ट करेंगे तो जो भी नोड सेलेक्ट करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आपको मिलेंगी। तो यहाँ पे मैं इसका नाम दे दूँगा कुछ, मे बी दिया ही रहने देता। तो अभी अपने को रेंडर करना है क्या, सिंगल इमेज या मल्टी लेयर EXR। हालांकि हम लोग बहुत ही स्टैंडर्ड कलर मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं क्योंकि अपने को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना था इसको। बट अगर प्रोफेशनली इस पे काम करूँ तो मैं यूज़ करता ACES 2.0, बट ठीक है अभी स्टैंडर्ड में। ये एक्चुअली लीनियर में काम कर रहा है अभी, लीनियर X 709। ओके, तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे मल्टी लेयर EXR में, क्योंकि सारे जो चैनल्स हैं वो सेव हो जाएंगे एक ही फाइल के अंदर, अदरवाइज़ वो हर का अलग अलग फोल्डर बनेगा, ठीक है। तो ये सारे जो पासेस हैं ये अपने को कनेक्ट करने पड़ेंगे यहाँ पे फाइल आउटपुट से, ठीक है। तो अपना इमेज रहेगा, फिर डायरेक्ट, डिफ्यूज डायरेक्ट, इनडायरेक्ट कलर, फिर ग्लॉसी का डायरेक्ट, इनडायरेक्ट कलर, ट्रांसमिशन का डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, क्योंकि हम लोग ग्लास ये ऑयल यूज़ कर रहे हैं ना ग्लास, इसकी वजह से ट्रांसमिशन हम लोग को लेना पड़ रहा है। फिर अपना एमिशन है, अपना डेप्थ पास है, वेक्टर पास है और क्रिप्टोमैट्स हैं। ऑब्वियसली क्रिप्टोमैट चाहिए, तो क्रिप्टोमैट का 3 चैनल्स ऑब्जेक्ट के लिए और अपने को 3 चैनल्स और क्रिएट करने पड़ेंगे मटेरियल के लिए, और उसके बाद जो डिनॉइजिंग डेटा है इसके लिए अपने को चाहिए एल्पेडो और नॉर्मल, डिनॉइजिंग नॉर्मल। ओके, तो इतने सारे पासेस हम लोग क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। अगर हम लोग एक सिंगल इमेज यूज़ करते हैं यहाँ पे तो अपने को ये सारा अलग अलग इमेज सीक्वेंसेस बनते हैं इसके। बट मैं ओपन EXR का मल्टी EXR यूज़ कर रहा हूँ, मल्टी लेयर EXR, तो ये सारा एक ही फाइल में रहेगा, ठीक है। और ये ऑलरेडी मैंने कर दिया है। यहाँ पे मैं अभी जो ग्रुप आउटपुट है उसका ऐसा रखते हैं, ठीक है। और इसको एक बार रेंडर करते हैं। तो ये रेंडर हो गया और यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिख रहा है कि जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी बिजी हो गया, इसको थोड़ा कम कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये जो दिए हैं वो क्लियर नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो ये जो लाइट्स हैं इनको थोड़ा सा नीचे करते हैं ताकि जी में नीचे करते हैं, बहुत ज़्यादा दिख रहा था, इसको थोड़ा कम कर देता हूँ मैं। ओके, ये भी जी पे थोड़ा कम, भी थोड़ा रोटेट कर दें ऐसा इस तरीके से। ओके, फिर ये निकल जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं है,
यहाँ पे अभी सेम दिख रहा है, तो इसको थोड़ा तो डिफरेंट करना पड़ेगा भाई। तो एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, अगर हम लोग कंपोजिटिंग में जाएँ तो अभी हम लोग देख रहे हैं इमेज। अगर मैं डेप्थ चैनल में जाऊँ तो यहाँ पे एक गड़बड़ क्या दिखेगा आपको कि जो फ्लेम का डेप्थ जैसा ये जो कलर है वो ऑलमोस्ट सॉलिड होना चाहिए, इस तरह का ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे नहीं आना चाहिए। तो ये अपने को नहीं चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो अपना व्यू लेयर है इसमें एक ये जो डेप्थ है इसमें अल्फ़ा थ्रेशोल्ड है, इसको हम लोग कर देंगे 0 और इसको फिर रेंडर करेंगे। तो इस बार मैं जो सैम्पलिंग है थोड़ा कम कर देता हूँ ताकि हम लोग जल्दी रेंडर कर पाएँ। ठीक है, सेव किया F12 और ये जल्दी जल्दी रेंडर होगा। क्योंकि अगर डेप्थ ऑफ फील्ड में डेप्थ चैनल में अगर उस तरह का इमेज आएगा तो फिर हम लोग डेप्थ ऑफ फील्ड सही से क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो अभी अगर डेप्थ चैनल देखेंगे तो ये एकदम परफेक्टली क्लियर है, राइट, सही है। ऑलराइट, तो बाकी सब चैनल्स भी सही है, गुड। ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत ही कम सैम्पल्स हैं, तो मैं इसको सैम्पल्स बढ़ा के एक रेंडर करता हूँ, उसके बाद हम लोग इस पर डेप्थ ऑफ फील्ड और ये सब जो पासेज हैं वो डालेंगे। ठीक है, ओके। तो मैंने एनिमेशन रेंडर कर लिया है और मैं आपको सेटिंग्स दिखाता हूँ कि मैंने क्या यूज़ किया है एनिमेशन के लिए। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है 200 सैम्पल्स और मैंने डिनॉइजिंग ऑफ रखा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं फास्ट GI अप्रॉक्सीमेशन, राइट। और मैंने क्या चेंज किया यहाँ पे, ये टाइल साइज़ मैंने वापस रीसेट कर दिया क्योंकि इस पर मेरे को सबसे कम रेंडर टाइम मिल रहा था। ठीक है, और परसिस्टेंट डेटा ऑन है क्योंकि एनिमेशन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो जहाँ पे यूज़ हो सकता है वहाँ पे ये यूज़ होगा। कलर मैनेजमेंट में मैं हमारा जो था, मैंने जो प्रोजेक्ट सेटअप किया था हम लोगों ने स्टैंडर्ड में, और डिस्प्ले sRGB है। ठीक है, वैसे वर्किंग स्पेस जो है वो लीनियर X709 है। ठीक है, तो ये सब होने के बाद हम लोग चलते हैं कंपोजिटिंग में, और यहाँ पे मैंने जो चेंज थोड़ा सा किया था वो ये है कि यहाँ पे मैंने फाइल आउटपुट 2 लिया है। तो एक में जो है वो कलर डेटा है, जो भी आपका जैसे इमेज हो गया या डिफ्यूज़ का, ये सब का जो कलर डेटा है वो इस फाइल में है, और जो एक्चुअल जो डेटा है जैसे कि डेप्थ हो गया या वेक्टर हो गया वो एक अलग फाइल में लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि अगर मैं इसके प्रॉपर्टीज़ में जाऊं तो हम लोगों ने इसको मल्टीलेयर EXR में रेंडर किया है, बट इसका जो सेटिंग है इसमें मैंने यूज़ किया है 16 बिट पर चैनल, जो फ्लोट हाफ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसमें मैंने कोडेक यूज़ किया है एक DWA लॉसी। तो ये कलर्स के लिए ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर ये हम लोग डेप्थ में यूज़ करें या वेक्टर चैनल में यूज़ करें तो प्रॉब्लम है। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है मल्टीलेयर EXR सेम, बट ये 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट जो भी इसका फुल है वो यूज़ कर देगा पर चैनल, और इसमें मैंने कोई कोडेक नहीं रखा है, ये कम्प्लीटली लॉसलेस है। ठीक है फ़िलहाल, और तो काफ़ी बड़ा है इसका साइज़। अगर मैं साइज़ की बात करूं तो मैं साइज़ दिखाता हूं आपको दोनों का। तो ये है मेरे रेंडर्स, और इसमें 2 तरह के फाइल हैं, एक है डेटा और एक है जो सिंपल दिया है। तो इसका एक फाइल का साइज़ है करीब 17 MB, जो कि पर फ्रेम है। ठीक है, एक सिंगल इमेज का है, और जो डेटा है वो है करीब 90 MB के आसपास। और अगर मैं टोटल चेक करूं तो कितना 125 फ्रेम का साइज़ है वो दिखाता हूँ मैं आपको। ऑल्ट इंटर, ये है करीब 13 GB के आसपास, तो मैसिव है। तो बहुत सोच समझ के यूज़ करना है कि इसमें सिर्फ मैं अगर मैं दोबारा करूँ रेंडर तो इसको डेप्थ और वेक्टर को ही करूँगा, इसको मैं निकाल के वापस इसी में डाल दूँगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और मैंने नहीं किया है, वो है क्रिप्टोमैट मैंने हटा दिया क्योंकि मुझे इस प्रोजेक्ट में ज़रूरत नहीं थी, बट फ्यूचर में कभी मैं अगर कुछ ऐसा करूँगा तो मैं ज़रूर दिखाऊँगा आपको कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये 16 बिट में सेव करेगा और ये 32 बिट में मल्टीलेयर EXR। ठीक है, 2 तरह के ये हो गए, और ये रेंडर मैंने कर दिया है।
और ये सब कुछ भी हम लोग इसको दोबारा कंपोजिट करेंगे, मल्टीपास कंपोजिटिंग करेंगे, ठीक है, और देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग इस प्रोजेक्ट में काम नहीं करेंगे, हम लोग एक नया ब्लेंडर का फाइल खोलेंगे और उसके अंदर कंपोजिट करेंगे, ठीक है।